हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज से मैं टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि हिंदी का 35 क्वेश्चन होंगे और साथ ही में इंग्लिश का 15 क्वेश्चन होंगे, जो कि बिहार सिविल कोर्ट, बिहार पैरामेडिकल और बिहार पुलिस से के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए मैं टाइम ना गवाते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विद्वान विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो विद्वान का जो स्त्रीलिंग शब्द होता है वो विदुषी होता है। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि सही वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। तो इसमें जो उज्ज्वल लिखा हुआ है वो सही किस तरह से होता है। तो जो उज्ज्वल इसमें ऑप्शन नंबर डी है, ये राइट आंसर होगा उज्ज्वल का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कि परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग है। तो परिक्रमा होता है परिजोड़ कर्मा, परिक्रमा। तो परिक्रमा में उपसर्ग आपका हो जाएगा परि और प्रत्यय हो जाएगा आपका कर्मा। अगर पूछ लेंगे कि परिक्रमा में कौन सा प्रत्यय लगा है तो कर्मा हो जाएगा। और उपसर्ग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे राइट आंसर आपका बी हो जाएगा परी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा आपका कि छाती पे सांप लौटना। छाती पे सांप लौटने का अर्थ क्या होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ईर्ष्या करना। छाती पे सांप लौटने का मतलब होता है ईर्ष्या करना, या फिर इसका सेकेंड आंसर हो जाएगा आपका होगा कि द्वेष से जलना। द्वेष से जलना ये आपका सेकेंड हो जाएगा, ईर्ष्या करना या द्वेष से जलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुख चैन में कौन सा समास है। तो सुख चैन में कौन सा समास है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। सुख और चैन में द्वंद्व समास होता है। अब बात करते हैं कि जिस समास में कोई पद प्रधान न होकर दोनों पदों का समान महत्व हो तथा जिसमें पदों को मिलने वाली समुच्चय बोधकों का लोप हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सिंह वन में रहता है। देखेंगे इसमें से कौन सा कारक है। तो जो सीन है वन में रहता, वन में, तो यहाँ पे अधिकरण कारक होगा। अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। अधिकरण का चिन्ह होता है में या तो पर, अधिकरण का चिन्ह होता है। अब बात करते हैं कि अधिकरण किसे कहते हैं। अधिकरण किसे कहते हैं। अधिकरण किसे कहते हैं। तो अधिकरण कारक के शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार पर ज्ञान होता है उसे अधिकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है 7 नंबर में क्या बोल रहा है कि जल्दी चलो। रेखांकित भाग में कौन सा विशेषण है। जल्दी चलो में कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्रिया विशेषण। यहाँ पे क्रिया विशेषण है। विशेषता का पता चल रहा है कि यहाँ पे जल्दी है जो आपका विशेषता बता रहा है, और चलना है जो आपका क्रिया है। तो यहाँ पे जल्दी चलो क्रिया विशेषण है। क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पर्वत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो जो पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या है, जो नभ होता है वो पर्वत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नभ का मतलब होता है आकाश। नभ का मतलब होता है आकाश, जो कि पर्वत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि पर्वत का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा होते हैं। तो यहाँ पे आपका शैल हो गया, घूंगर हो गया, नग हो गया और पहाड़,
ये आपका पर्वत का पर्यायवाची शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि आपका शाखा, शाखा का बहुवचन क्या होगा। तो जो शाखा का बहुवचन होगा वो शाखाएं होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है जो शाखाएं होगा, शाखा का बहुवचन शाखाएं होगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। आप बोल रहा है कि समानार्थी शब्द का चयन कीजिए एक समान वाला। अब जैसे निपुण, निपुण शब्द का समानार्थी क्या होता है, मतलब होता है, निपुण का समानार्थी होता है चालाक। निपुण का समानार्थी होता है चालाक, चालाक होता है। चतुर भी उसी को बोलते हैं, चतुर या होशियार, चतुर होशियार। चलबाज, चलबाज या अभिज्ञ, अभिज्ञ भी इसका होता है। तो जो कि आपका चालाक, चतुर, होशियार और चलबाज ये आपका ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ऑप्शन में आपका है अभिज्ञ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा अभिज्ञ। क्वेश्चन नंबर 11, 11 में आपका बोल रहा है दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। परकीय, परकीय का विलोम शब्द क्या होता है। तो अब बात करते हैं परकीय अर्थात परकीय का मतलब क्या होता है कि परकीय अर्थात दूसरे द्वारा किया हुआ, जिसका विलोम, विलोम, जिसका विलोम क्या होता है आपका सब किए होता है, सब किए होता है, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर डी हो जाएगा, सब किए होता है। अब यहाँ पे क्षत्रिय, क्षत्रिय का क्या होता है तो लौकिक, लौकिक, लौकिक प्राधिकरण, लौकिक प्राधिकरण और शक्ति। लघाव, लघाव का क्या होता है, लघाव, लघाव का लघु, लघु होने का भाव, लघु होने का भाव। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, मुंह में ठेपी लगा देना। मुंह में ठेपी लगा देना मुहावरे का अर्थ होता है कि कुछ बोलने नहीं देना। आप जैसे कोई अगर बोलना चाह रहा है कुछ और उसको आप पे मुंह बंद कर दीजिए, तो उसी का मतलब होता है कि मुंह में ठेपी लगा देना, यानी कि कुछ मत बोलने देना। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, नमक मिर्च लगाना। नमक मिर्च लगाना मुहावरे का अर्थ होता है बढ़ा चढ़ाकर, बढ़ा चढ़ाकर कहना, नमक मिर्च लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे तो क्या लिख रहा है, हाथ मलते रह जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो मुहावरे का अर्थ होगा पछताना, हाथ मलते रह जाना का मतलब है पछताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है जुगुसा का अस्थाई भाव किस रस से संबंधित है। तो जो जुगुसा का अस्थाई भाव है विभक्ति रस से संबंधित है, विभक्ति रस से संबंधित है। अब इसमें हम थोड़ा चर्चा करते हैं कि जब किसी दृश्य को देखकर मन में जुगुप्सा या घृणा का भाव की परिपक्वता पाई जाती है तो वहाँ पे विभक्ति रस होता है, वहाँ पे क्या होता है, विभक्ति रस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है कि ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द क्या है।
ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो ग्रस्त का विलोम होता है मुक्त। ग्रस्त का जो विपरीतार्थक यानी होता है वो मुक्त होता है, विलोम शब्द मुक्त होता है। अब लुप्त की बात करें, लुप्त का विलोम शब्द क्या होता है? तो लुप्त का विलोम शब्द होता है व्यक्त। व्यक्त होता है। ग्रह का विलोम शब्द क्या होता है? तो ग्रह का भी विलोम शब्द होता है आपका सुप्त या त्याज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। मुक का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? मुक्त का जो विपरीतार्थक शब्द होता है वाचाल होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ए हो जाएगा, वाचाल होता है। अल्पभाषी का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? अल्पभाषी है, इसका विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? तो इसका हो जाएगा बहुभाषी। इसका हो जाएगा बहुभाषी। और आपका मृदुभाषी, जो ये मृदुभाषी है, मृदुभाषी, इसका विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो मृदुभाषी है, इसका विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा कुटुभाषी। कुटुभाषी हो जाएगा इसका विपरीतार्थक शब्द। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है तिमिर। तिमिर का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो तिमिर का जो विपरीतार्थक शब्द होता है आलोक होता है। आलोक होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, प्रत्यय। कि प्रत्यय का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? तो प्रत्यय का जो विपरीतार्थक शब्द होता है परोक्ष होता है। सामान्य का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? तो सामान्य है, उसका विपरीतार्थक शब्द विशिष्ट होता है। विशिष्ट होता है। श्रेष्ठ का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? जो ये आपका ये श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? श्रेष्ठ का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? तो श्रेष्ठ का जो विपरीतार्थक शब्द होता है वो अधम, अधम या निकृष्ट, निकृष्ट होता है। अधम या निकृष्ट होता है विपरीतार्थक। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन 11 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में 11 में आँख में गड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो आँख में गड़ाना मुहावरे का अर्थ होता है किसी भी वस्तु की उत्कृष्ट लालसा रखना, माने पाने, किसी भी चीज़ को पाने की उत्कृष्ट लालसा को रखना मुहावरे का आँखों में गड़ाने का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है उठ जाना। उठ जाना मुहावरे का अर्थ का होता है, क्या होता है? तो मर जाना। क्वेश्चन नंबर 23। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय या खाए बरोए जग व पाए बराए, इनमें कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में जो इस पंक्ति में आपका इस पंक्ति में क्वेश्चन नंबर सी 23 का सी होगा, जो यमक अलंकार है। जैसे इन पंक्तियों में कनक कनक शब्द है, जो कनक कनक शब्द है इसका 2 बार आया है। कनक का अर्थ होता है सोना, कनक का अर्थ होता है सोना, और कनक का अर्थ भी होता है धतूरा। धतूरा तो सोना और धतूरा होता है। तो जहाँ पे किसी शब्द की आवृत्ति कई बार हो
एवं उसके अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। तो वहाँ पे क्या होता है? तो यमक अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। जब नायक एवं नायिका मिलने का अवसर प्राप्त होता है तो वहाँ पे कौन सा श्रृंगार होता है? तो वहाँ पे जब नायक और नायिका का मिलने का अवसर प्रदान होता है तो वहाँ पे संयोग श्रृंगार होता है। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 25 में है, निम्न में कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा है जो तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे आजन्म, आजन्म है जो तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है। आजन्म है जो अभिभाव समास है। इसमें क्या है? जो इसमें क्या है? तो अभिभाव समास है। अभिभाव समास है। तो अभिभाव समास क्या होता है कि अभिभाव समास में पहला पद प्रधान होता है एवं सामासिक शब्द व्यय होता है। सामासिक शब्द होता है जो व्यय होता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोल रहा है? तुलसी कृत में कौन सा समास है? तो तुलसी कृत में आपका तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास है। इसमें क्या है कि इसमें प्रथम खंड मात्रा विशेषण और उत्तर पर प्रधान होता है। उत्तर पद है जो प्रधान होता है। तो तुलसी द्वारा बनाया गया तुलसी कृत में कारक चिन्ह का लोप होने से यहाँ करण तत्पुरुष समास होता है। यहाँ पे क्या होगा? करण तत्पुरुष समास होगा। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में है, पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? तो पुरुषोत्तम में आपका ये तत्पुरुष समास होता है। पुरुषोत्तम में तत्पुरुष समास होता है। यह तत्पुरुष समास के सप्तमी तत्पुरुष के अंतर्गत है। जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है वो तत्पुरुष समास कहलाता है। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तो जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है वो तत्पुरुष समास कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 28। रहीम पानी रखे बिन पानी सब सून में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। यहाँ पे कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे आपका श्लेष अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर डी हो जाएगा, श्लेष। अब श्लेष का अर्थ क्या होता है? जो श्लेष है इसका अर्थ क्या होता है? तो चिपका हुआ। इसका अर्थ होता है चिपका हुआ। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। जहाँ पर एक ही शब्द से अधिक हो तो वहाँ पे अधिक हो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। जैसे पानी, यहाँ पे क्या है कि पानी के 3 अर्थ हो रहे हैं, इसलिए इसमें कौन सा समास होगा? श्लेष अलंकार होगा। तो कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार होगा। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में यहाँ पे आपका गुरु गोविंद दो खड़े काके डैश डैश, यहाँ पे पंक्तियों को पूरा करना है। तो यहाँ पे पंक्तियों को पूरा करना है। तो यहाँ पे इसका जो पूरा होता है वो क्या होगा? यहाँ पे बताइए आप लोग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर जो आपका हो जाएगा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, काके लागू पाए। अब क्वेश्चन नंबर 30 स्टार्ट होगा, जहाँ यहाँ पे कुछ गद्यांश दिया हुआ है जिसे पढ़ के यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 30 यानी कि 30 में,
घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो यहाँ पे प्रत्यय जो लगा हुआ है अकड़ लगा हुआ, अकड़ प्रत्यय लगा हुआ है, क्योंकि जो घूम है यहाँ पे घूम है जो मूल शब्द है, घूम है जो आपका मूल शब्द है, और यहाँ पे आपका घूम जोड़ अकड़, घूम जोड़ अकड़ से बना हुआ है आपका ये घुमक्कड़। तो घूम जो हो गया आपका उपसर्ग हो गया, घूम क्या हो गया? उपसर्ग, और अकड़ जो है वे प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो महावीर स्वामी हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। वैशाली के कुंडल ग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो इसमें स्वच्छंद, इसका हो जाएगा आपका सौ जोड़ छंद बराबर क्या हो जाएगा? स्वच्छंद, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा संधि है? तो इसमें व्यंजन संधि है। इसमें कौन सा संधि है? तो व्यंजन संधि है। स्वच्छंद में कौन सा संधि है? तो व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि का एक और उदाहरण देख लेते हैं। परी जोड़ छेद, इसे क्या बनेगा? तो आपका परिच्छेद, ये आपका व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 33 में महात्मा बुद्ध ने जब बुद्ध तत्व प्राप्त किया था तब उनकी अवस्था कितनी वर्ष की थी? तो जब महात्मा बुद्ध ने बुद्ध तत्व प्राप्त किया था तो उनकी जो अवस्था थी वो 35 वर्ष के थे। वो कितने वर्ष के थे? 35 वर्ष के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 34, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोल रहा है कि रीति धर्म का क्या अर्थ है? तो जो रीति धर्म है वो किस धर्म से रिलेटेड है? तो ये वैदिक धर्म से रिलेटेड है, वैदिक धर्म से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या लिख रहा है कि उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल के जालों सी चली आ रही फेन उगती फन फैलाए व्यालों सी। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो जो आपका इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इस पंक्ति में व्यानक रस होता है, व्यानक रस। अब भयप्रद वस्तु या घटना देखने सुनने अथवा प्रबल शत्रु के विद्रोह आदि से भय का संचार होता है। यदि भय अस्थायी भाव, जब विभाव, अनुभव और संचारी भावों से परिपुष्ट होता है तो वहाँ पे भयानक रस